गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अप्लाइड इकोनॉमिक्स का 12th डे, 12वां दिन, और आज हम चैप्टर करेंगे मनी एंड बैंकिंग। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इस बार ड्यू टू कोविड के कारण दो बड़े बड़े चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में से हटा दिए गए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 13 जो था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, कुल मांग, कुल पूर्ति तथा संबंधित अवधारणाएं, ये वाला चैप्टर हट गया है। कतई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगला चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय का निर्धारण और रोजगार, ये वाला चैप्टर भी हट गया है। तो दो बड़े चैप्टर्स हट गए, मतलब काफ़ी बोझ कम हो गया है इकोनॉमिक्स का। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मनी और एक है बैंकिंग, मुद्रा और दूसरा है बैंक। बताते हैं, आज शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि साथियों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा जो है क्या है? विनिमय का माध्यम है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ठीक है। पुराने जमाने में इंसेंट टाइम बार्टर एक्सचेंज चला करता था, वस्तु विनिमय। यू नो द मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज? वस्तु विनिमय किसे बोलते हैं? वस्तु के बदले में वस्तु की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। ठीक है। पर बार्टर एक्सचेंज की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वस्तु विनिमय की अपनी कठिनाइयाँ थी बहुत सारी। क्या क्या कठिनाइयाँ थी? वस्तु विनिमय की लैक ऑफ कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव, विभाजन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन डिवीजन, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। और उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने क्या शुरुआत की? मनी। ठीक है। बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय, मतलब सीधी सा गुड्स विद द गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद द गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। वो मैंने आपको बताया। पहले हमारे यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज चला करता था, वस्तु विनिमय मुद्रा के बदले में मुद्रा। जैसे एक है व्हीट फार्मर और एक है राइस फार्मर, एक है गेहूं वाला किसान, एक है चावल वाला किसान। व्हीट फार्मर के पास व्हीट बहुत सारा है, व्हीट फार्मर इज़ रिक्वायर्ड राइस एंड राइस फार्मर इज़ रिक्वायर्ड व्हीट। गेहूं वाले किसान को चावल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चावल वाले किसान को गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो आपस में क्या करते हैं? व्हीट और राइस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका? बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। उन्होंने पैसों का लेन देन नहीं किया, गुड्स विद द गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स, दैट इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, जो मॉनेटरी ये मनी है, MONEY, मनी, मुद्रा, मुद्रा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनी। आपको मालूम है मनी शब्द कहाँ से आया? मोनेटा एक देवी का नाम है। एक लैटिन भाषा में
कि मोनेटा शब्द से बना है, MONETA। प्राचीन काल में इटली में देवी जूनो का मंदिर था, देवी जूनो। वहाँ पे कॉइन्स बना करते थे, सिक्के की ढलाई होती थी। देवी जूनो को ही मोनेटा भी कहा जाता था। देवी जूनो के मंदिर में, मतलब मोनेटा के मंदिर में बैठकर सिक्के बनते थे, तो इसलिए सिक्कों का नाम मोनेटा से क्या रख दिया, मनी। मोनेटा से क्या बन गया, मनी, मुद्रा। मोनेटा नाम दिया गया जिसको बाद में मनी कहा है ना। ठीक है, आप तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो सीधे सीधे लिखवा दूं मैं। लिखिए, पहला, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर एक्सचेंज? राइट द इसेंशियल कंडीशंस फॉर बार्टर। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक दशाएं बताइए। पहला प्रश्न लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर एक्सचेंज? राइट द इसेंशियल कंडीशंस फॉर बार्टर। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक दशाएं बताओ। लिखिए, व्हेन टू पर्सन्स, जब दो व्यक्ति एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज विद द गुड्स एंड सर्विसेज, जब दो व्यक्ति अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं की अदला बदली वस्तुओं सेवाओं के रूप में करते हैं, when two persons exchange their goods and services with the goods and services, जब दो व्यक्ति अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं की अदला बदली वस्तुओं और सेवाओं से करते हैं, दैट इज कॉल्ड, तो उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, wheat farmer required rice and rice farmer required wheat। गेहूं वाले किसान को चावल की आवश्यकता है तथा चावल वाले किसान को गेहूं की आवश्यकता है। इन दिस कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड राइस, ऐसी दशा में गेहूं एवं चावल का विनिमय, इन दिस कंडीशन एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। ऐसी दशा में गेहूं तथा चावल का विनिमय क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए, कोई अध्यापक मकान किराए के बदले में मकान मालिक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। अ टीचर टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रंस ऑफ लैंडलॉर्ड in place of payment of room rent। That is called barter exchange। एक शिक्षक, एक अध्यापक मकान मालिक के बच्चों को कमरे के किराए के बदले में ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसे वस्तु विनिमय कहेंगे। It is a
इंसेंट मेथड ऑफ एक्सचेंज, यह विनिमय की अति प्राचीन प्रणाली है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इन इंटीरियर एरियाज, पिछड़े हुए क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में, एंड इंटीरियर एरियाज एंड रिमोट एरियाज, बार्टर एक्सचेंजेस अवेलेबल। दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में आज भी वस्तु विनिमय विद्यमान है। अब लिखो इसेंशियल कंडीशंस फॉर बार्टर, वस्तु विनिमय की आवश्यक दशाएं। कहाँ कहाँ पर लागू होता है वो चीज़। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिमिटेड वांट्स, सीमित आवश्यकताएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिमिटेड वांट्स, सीमित आवश्यकताएं। इसमें एरो लगाकर लिख दो, बार्टर exchange is possible only in the condition when the wants of the persons are limited. वस्तु विनिमय केवल उसी दशा में लागू हो सकता है जहाँ पर मनुष्यों की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित है। Because limited wants can be easily satisfied, क्योंकि सीमित आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वांट्स लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित आवश्यकता होनी चाहिए, तो वो बिकॉज एक तो ये हो गया लिमिटेड वांट्स। सेकेंड लिखो लिमिटेड एरिया, सीमित क्षेत्र। लिमिटेड एरिया, सीमित क्षेत्र। बार्टर एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। वस्तु विनिमय केवल एक क्षेत्र विशेष पर लागू होता है। द एरिया इज लिमिटेड इन बार्टर एक्सचेंज, है ना, वस्तु विनिमय में क्षेत्र सीमित होता है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन नो अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता है। देन बार्टर एक्सचेंज कैन बी इजीली पॉसिबल, तो वस्तु विनिमय आसानी से संभव होता है। थर्ड पॉइंट, बैकवर्ड सोसाइटी, समाज का पिछड़ापन। बैकवर्ड सोसाइटी, समाज का पिछड़ापन। दो सोसाइटीज, ऐसा समाज who are economically backward, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, जनरली देयर वांट्स आर लिमिटेड, सामान्यतः उनकी आवश्यकताएं सीमित होती है। पैसा ही नहीं उनके पास। जनरली देयर वांट्स आर लिमिटेड, सामान्यतः उनकी आवश्यकताएं सीमित होती है। एंड उनकी आवश्यकताएं क्या रहती है, सीमित होती है। एंड बार्टर एक्सचेंज इज पॉसिबल देयर, वहाँ पर वस्तु विनिमय संभव होता है।
अगला लिखो पॉइंट, इलिटरेसी, अशिक्षा। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी, अशिक्षा। Those areas where the illiterate persons are too much, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अशिक्षित लोग अधिक होते हैं, they cannot maintain account in money form, जो मुद्रा में हिसाब किताब नहीं रख सकते, they cannot maintain account in money form, barter exchange is possible, वहाँ पर वस्तु विनिमय लागू होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लेक ऑफ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों की कमी, लेक ऑफ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जिन क्षेत्रों में, दोज एरियाज वेयर द ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट अवेलेबल, ऐसे क्षेत्र जहां पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, बार्टर एक्सचेंज इज सक्सेस, वहां पर वस्तु विनिमय सफल होता है। क्यों होता है भाई? देखो, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, यातायात के साधन है नहीं, तो वहाँ का संबंध बाहर जाएगा ही नहीं, तो बस वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं वहाँ के लोकल पर्सन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ब्रैकेट में और करके लिख दो, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की सीमाएं बताओ, और करके लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय के दोष बताइए। फर्स्ट, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव। लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव, पहला पॉइंट, एरो लगा के लिख दो। डबल कोइंसिडेंस मीन्स दोहरे संयोग का आशय मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों का मिलना, whose fulfill each other wants, जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके। who fulfill each other wants is called double coincidence, उसे दोहरा संयोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे wheat farmer required rice and rice farmer required wheat. Both persons needed, गेहूं के किसान को चावल की आवश्यकता है तथा चावल के किसान को गेहूं की आवश्यकता है। इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस, तो इसे दोहरा संयोग कहेंगे।
and barter system is possible, तथा वस्तु विनिमय संभव होगा। बट किंतु इट इज़ वेरी टिपिकल टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस, किंतु दोहरा संयोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। सपोज माना कि wheat farmer is required rice, गेहूं के किसान को चावल की आवश्यकता है, एंड राइस फार्मर इज रिक्वायर्ड शुगर, किंतु चावल के किसान को शक्कर की आवश्यकता है। इन दिस कंडीशन बार्टर कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ऐसी दशा में वस्तु विनिमय नहीं होगा ड्यू टू लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दोहरे संयोग के अभाव के कारण वस्तु विनिमय नहीं होगा। दोहरे संयोग के अभाव के कारण वस्तु विनिमय नहीं होगा। क्या बोला? गेहूं के किसान को चावल चाहिए, चावल के किसान को शक्कर चाहिए, शक्कर के किसान को कपड़ा चाहिए। कहाँ से होगा एक्सचेंज? गेहूं वाला जाएगा चावल वाले के कि भैया गेहूं ले ले, चावल बोले गेहूं चाहिए ही नहीं, मेरे को शक्कर चाहिए, शक्कर हो तो दे, एक्सचेंज कर लेते हैं, बोले शक्कर नहीं है। वो शुगर वाले के पास जाएगा राइस वाला कि भैया राइस लेके शुगर दे दे, वो शुगर वाला बोले राइस चाहिए नहीं, मेरे को तो क्लॉथ चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। डबल कोइंसिडेंस बहुत रेयर केस में मिलता है ना, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड लिखो लेक ऑफ डिवीजन, विभाजन में कठिनाई। विभाजन में कठिनाई, लेक ऑफ डिवीजन लिखो। सम गुड्स आर वेरिएबल, कुछ वस्तुएं मूल्यवान होती है। सम गुड्स आर वेरिएबल, कुछ वस्तुएं मूल्यवान होती है, एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैव ए हॉर्स, एक व्यक्ति के पास घोड़ा है। अ पर्सन हैव ए हॉर्स, एक व्यक्ति के पास घोड़ा है, एंड ही वांट टू एक्सचेंज हॉर्स विद द, वह घोड़े के बदले में wheat, राइस, क्लॉथ, शूज़, शुगर। वह घोड़े के बदले में गेहूं, चावल, कपड़ा, जूते तथा शक्कर लेना चाहता है। ही रिक्वायर्ड टू परचेज द एक्सचेंज द गुड्स हॉर्स विद द wheat, राइस, शुगर, शूज़ and cloth. He cannot divided horse into various parts. वह घोड़े को अलग अलग भागों में बांट नहीं सकता। So for it is a great difficulty of division of आर्टिकल। वस्तु विभाजन की कठिनाई सबसे बड़ी समस्या आती है। तीसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ कॉमन वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। लेक ऑफ कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट या कॉमन वैल्यू,
सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। इन बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय में देयर आर नो एनी कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। वस्तु विनिमय में वस्तु के मूल्य मापने का कोई एक पैमाना नहीं होता, कोई माप नहीं होता है। विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा स्वीकार किया जा सके। ड्यू टू लेक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव में, ड्यू टू लेक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज द गुड्स। वस्तु विनिमय काफ़ी कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू kg राइस इज एक्सचेंज विद द 5 kg wheat। अगर गेहूं वाला किसान, पूरा लिख लो, चल, व्हेन व्हीट फार्मर went for exchange wheat with the rice to rice farmer, यदि गेहूं वाला किसान गेहूं को चावल में परिवर्तित करने के लिए चावल वाले किसान के पास जाता है, then rice farmer says only 2 kg rice will be allowed in place of 5 kg wheat। तो चावल वाला किसान कहता है कि 5 किलो गेहूं के बदले में केवल 2 किलो चावल दूंगा। इन सेम मैनर, और ठीक उसी दशा में, इफ राइस फार्मर went to wheat farmer for exchange, यदि चावल वाला किसान विनिमय करने के लिए गेहूं वाले किसान के पास जाता है, then wheat farmer required 3 kg rice in place of 5 kg wheat। तो गेहूं वाला किसान 5 किलो गेहूं के बदले 3 किलो चावल की मांग करता है। इट मीन्स देयर आर नो एनी कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अर्थात वहाँ कोई सर्वमान्य मूल्य नहीं है। अगला लिखो, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय का अभाव। लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय का अभाव। ये क्या चीज़ है बेटा, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? इन बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय में, गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ पेरिशेबल, क्योंकि वे नाशवान होती है। ठीक है ना, गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड,
वस्तुओं को बहुत अधिक समय के लिए संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता, बिकॉज इट इज़ पेरिशेबल इन नेचर, क्योंकि यह नाशवान होती है। ठीक है, नोट को तो आप जिंदगी भर रख लो। ठीक है, अगला, लेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। लेक ऑफ या डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई। इन बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय में it is very difficult to transfer value from one place to another place। वस्तु विनिमय में मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना बड़ा कठिन कार्य है। ठीक है ना। अब किसी का मकान रतलाम में है, उसको बॉम्बे शिफ्ट होना है या बॉम्बे तो एक्सचेंज करना है, तो रतलाम से मकान उठा के थोड़ी ले जाएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा जीरो। या जैसे वीट, 10,000 रुपये का गेहूँ यहाँ से ले जाना है बॉम्बे, तो बहुत सारे साधन चाहिएंगे, बहुत सारी बैलगाड़ियाँ चाहिएगी, बहुत सारी समस्याएं आती है। और अब आज 10,000 तो क्या 10 लाख रुपए आपको ले जाना हो तो बैंक के माध्यम से 1 सेकंड, विद इन ए सेकंड आपके चले जाते हैं। नेट बैंकिंग से हाथों हाथ हो जाता है ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये मैंने बताया डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। ठीक है, अब आते हैं, देखिए कोई भी नई चीज़ आती है ना, इन्वेस्टिगेशन इन्वेंशन कैसे होती है, खोज कैसे होती है, नई चीज़ों की उत्पत्ति कैसे होती है, समस्या आती है तो समाधान आता है, समस्या होगी तो ही समाधान होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो देखिए पहले लोगों को गर्मी लगा करती थी प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, तो वो हाथ के पंखे बनाते थे, मालूम, गर्मी भगाने का साधन था। अब उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, हाथ के पंखों में हाथ दुखने लग जाते, थोड़ी देर के बाद बंद करना पड़ता क्योंकि हाथ दुख रहे। तो कुछ ऐसा है कि यार ऐसा होना चाहिए हाथ कम से कम दुखे। फिर क्या गया, एक छत वाले पंखे आए थे, हाथ से चलाने, रस्सी से खींच के। पुराने समय में राजा महाराजा लोग क्या लगते थे, ऊपर लगा दिया बड़ा पंखा, एक नौकर बैठ के डोरी खींचता रहता, पंखा चलता रहता, राजा जी सोते। पर उसमें एक समस्या आ गई, राजा जी को नींद लग जाती थी, नौकर भी सो जाता था, पंखा भारी। फिर उन्होंने क्या किया, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वांट्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन। टेबल फैन बनाया, पंखा बनाया, इलेक्ट्रिक फैन, बिजली का पंखा। अब वो बिजली से चलता है, एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया पूरी रात चलता रहेगा, अगर लाइट होगी तो। वाह, पहले से तो अच्छा रहा, अब इसमें कोई उसके साथ चोट नहीं करता। अब उसमें भी गर्मी लगने लगी कि अच्छा नहीं, तो उससे एडवांस में आया तो क्या आया, कूलर आया, ठंडी हवा देने वाला। फिर मज़ा नहीं आया तो एसी। तो ऐसे करके मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, समाधान निकलता है। तो पहले बार्टर एक्सचेंज थे, बहुत
वस्तु विनिमय थी, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, विभाजन की कठिनाई, डिवीजन की प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस, दोहरा सहयोग, ट्रांसफ़र की सुविधा, स्टोर की सुविधा, कठिनाई। तो इन सब कठिनाई को दूर करने के लिए क्या हो गया, मनी एक्सचेंज आया, मुद्रा विनिमय। है ना। तो एक प्रश्न लिखिए, मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय मनी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। व्हाट डू यू मीन बाय मनी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कार्य बताओ। लिख लिया। मुद्रा किसे कहते हैं, इसके कार्य बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय मनी, राइट द फंक्शंस ऑफ मनी। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लिख देता हूं मैं, मनी इज व्हाट मनी डस। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डस। ये किसने बोला, लिख लो, प्रोफेसर हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हार्टले विदर्स। HARTLEWITHERS। हार्टले विदर्स, WITHERS, हार्टले विदर्स। मनी इज व्हाट मनी डस। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, शॉर्टकट है, सबको याद हो जाते हैं। इसमें लिखो आगे, पैराग्राफ चेंज करते हैं। मनी इज अ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मुद्रा एक सर्वमूल्य मापक होती है। मनी इज अ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है जी। अब खास देखना आपको,
क्या बोला मैंने? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, लिखिए फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। वैसे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा के कार्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लिखो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। द मेन फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है। इट मीन्स, अर्थात ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, समस्त प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज विद द मनी। ठीक है, सेकेंड लिखो, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। लिखो, मनी इज द कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मुद्रा सर्वमान्य मूल्य मापक है। ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म, प्रत्येक प्रकार की मुद्रा को, वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। सो फॉर, अतः इट इज कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अतः यह सर्वमान्य मूल्य मापक है। आज आप किसी भी चीज़ का रेट पूछो, ये पंखा कितने का दिया, फ़ैन 1500 रुपये का, ये टीवी कितने का दिया, 5000 का, सब्जी कैसे दी, 10 रुपये पाव, तो सब चीज़ों का वैल्यू काय में मेजर करते हैं, मनी में करते हैं। तो ये इट इज़ द कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये मुद्रा का सर्वमान्य मूल्य मापक है। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्थगित भुगतान का मान। स्थगित भुगतान या भावी भुगतान का मान। दोज ट्रांजेक्शंस, ऐसे लेन देन in which payment is made after certain time period, ऐसे लेन देन जिसमें भुगतान कुछ समय पश्चात किया जाता है, that is called deferred payment, उसे स्थगित भुगतान कहते हैं।
उसे स्थगित भुगतान कहते हैं, इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। मुद्रा को स्थगित भुगतान इसलिए माना जाता है क्योंकि मनी इज assumed as deferred payment because the price of money is fixed, मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, यह सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। एंड इट इज ड्यूरेबल देन द अदर गुड्स, तथा यह दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। इट इज ड्यूरेबल देन द अदर गुड्स, यह दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। अगला पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय, या इजी टू स्टोर लिख सकते हैं, संग्रह करने में सुविधा। संग्रह करने में सुविधा, इजी टू स्टोर लिख सकते हैं बेटा। मनी कैन बी इजीली स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, मुद्रा को अधिक समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए संग्रहित किया, आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। मनी कैन बी इजीली स्टोर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड, मुद्रा को बहुत अधिक समय तक के लिए संग्रहित किया जा सकता है आसानी से। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ड्यूरेबल, क्योंकि यह अधिक टिकाऊ होती है। ठीक है, अगला लिखिए, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। बेटा, मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है, बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि यह तरल साधन है। समझ गए ना, रतलाम से आपको 1 करोड़ रुपए ले जाना है बॉम्बे, ले जा सकते हो या नहीं? बैंक के थ्रू 1 सेकंड में ले जा सकते हो। अरे 10 लाख रुपए भी ले जाना तो आराम से 5 गड्डी 2-2 हज़ार के नोट की रखी, चलती सूटकेस में रखे, मालूम भी नहीं पड़ेगा किसी को। ईजीली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर 10 लाख के गेहूँ ले जाना तो न जाने कितनी बैलगाड़ियाँ लग जाती, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली लग जाते हैं। ठीक है ना? ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, क्या चीज़, इसके कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, अब हम अपने हिसाब से देखें, अपने कोर्स के हिसाब से मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य हो गए। ठीक है, अब एक और चीज़ लिख लो, वैसे आता तो नहीं है, ड्रॉबैक्स ऑफ मनी लिखाऊं क्या? मुद्रा के दोष, जरूरत नहीं है। लिख लो, प्रश्न लिखो,
मुद्रा के दोष बताइए। एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ मनी। कम लिखेंगे क्या है? या ओ आर और करके लिखो, अथवा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, मनी इज ए गुड सर्वेंट। मुद्रा एक अच्छा सेवक है, इन्वर्टेड कॉमा में। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक्सप्लेन, समझाइए। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, या एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ मनी। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी, या मुद्रा के दोष बताओ। क्या दोष है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, मुद्रा के दोष। ठीक है, बताते हैं। ऋणग्रस्त ऋण तंत्र को प्रोमोट्स क्रेडिट सिस्टम। ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, लोन। ऋण तंत्र मतलब लोन। प्रमोट्स टू क्रेडिट सिस्टम, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन। बाय द हेल्प ऑफ मनी, मुद्रा के माध्यम से क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल, उधारी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उधारी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है क्रेडिट फैसिलिटी। टू प्रमोट द क्रेडिट सिस्टम, जिससे कि ऋण तंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब ऋण और बढ़ जाते हैं। उधार मिल रहे तो अपन ज़्यादा सामान ले लेते कि ले लो, चुकाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अति पूंजीकरण और अति उत्पादन को प्रोत्साहन। promotes overcapitalization and overproduction. Promotes overcapitalization and overproduction. When industrialists gets loan easily, जब उद्योगपतियों को ऋण आसानी से मिल जाता है, when industrialists gets loan easily, देन दे प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, तो वे उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, जिससे कि वे अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, तीसरा पॉइंट, इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी। इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कंटिन्यूसली चेंज। मुद्रा की क्रय शक्ति निरंतर बदलती रहती है, या मुद्रा की क्रय शक्ति सदैव परिवर्तित होती रहती है।
विनिमय शक्ति बदलती है, वही चीज़। द एक्सचेंज पावर ऑफ मनी इज कंटिन्यूसली चेंजेस। मुद्रा की विनिमय शक्ति, क्रय शक्ति की जगह विनिमय शक्ति में परिवर्तन होता रहता है और इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों पर पड़ता है। इट इज इफेक्टेड ऑन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। हु क्रिएट अनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, जिससे समाज में अस्थिरता, अनिश्चितता पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट, धन का असमान वितरण। इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। धन का असमान वितरण। मनी प्रमोट्स द कैपिटलिज्म। मुद्रा पूंजीवाद को प्रोत्साहन देती है। रिच पर्सन्स बिकम्स मोर रिच। इसमें अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर हो जाते हैं। एंड पुअर पर्सन्स बिकम्स पुअर, और निर्धन और अधिक निर्धन हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का उदय। वर्ग संघर्ष का उदय। अपीयरेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या हो गया? इसमें क्या होता है? ड्यू टू मनी, मुद्रा के कारण सोसाइटीज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। समाज दो भागों में बढ़ जाता है, रिच पर्सन्स एंड पुअर पर्सन, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति। है ना? और उनके बीच में क्लास स्ट्रगल स्टार्ट बिटवीन रिच पर्सन्स एंड पुअर पर्सन्स। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्तियों के बीच में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मॉरल एविल्स, नैतिक दोष। Money is the main root of all types of moral evils. मुद्रा प्रत्येक प्रकार के दोषों की जड़ है। Money is the all types of moral evil, all types of difficulties या problems, roots of all types of problems. Each and every person is, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा का लालची होता है। ऑल टाइप्स ऑफ मॉरल इवल्स इन द सोसाइटी, समाज में जितनी भी नैतिक दोष हैं, जस्ट लाइक थेफ्ट, चोरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, रॉबरी, डकैती, मर्डर, हत्या, डिसऑनेस्टी, बेईमानी,
द मेन रीजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज मनी। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण मुद्रा है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये जो चैप्टर आज शुरू किया ये था मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में अपन ने एक पोर्शन किया इसका आज मनी। कल हम करेंगे इसका दूसरा पोर्शन बैंकिंग। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।